नमस्कार, आईएनडी बाखबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्टियों के वचन पत्र को लेकर। मध्य प्रदेश में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पहले वचन पत्र लाने की तैयारी में है। वचन पत्र यानी कि इसे अंग्रेजी में कहा जाता है मैनिफेस्टो। पार्टियां इसे अपना संकल्प पत्र बताती हैं, वचन पत्र बताती हैं और ये कहती हैं कि ये गंगा जल की तरह बिल्कुल साफ और पवित्र है। वचन पत्र को पढ़ लेना यानी कि पार्टी को पढ़ लेना, कई बार तो यही माना जाता है, लेकिन जब सरकार में आने के बाद वचन पत्र में कही गई बातें पूरी नहीं होती हैं तो जनता सवाल करती है सरकार से और उस पार्टी से जो वादा करके वो सत्ता में आई थी। तो वचन पत्र लोक लुभावन ही होता है और उसमें ऐसी बातें होती हैं जो सामान्य जन के मन में जल्दी से उतर जाएं, ताकि वो सामान्य जन अपने मन में पार्टी के उस वचन पत्र को उतारे और जब वोट डालने का समय आए, चुनाव का वो जो निर्णायक समय आए, उस समय वो उस पार्टी को वोट दे। इसीलिए ये वचन पत्र, संकल्प पत्र, मैनिफेस्टो तैयार होता है। तो पहले एक खास प्रस्तुति आप देख लीजिए, फिर हम चर्चा को शुरू करेंगे। एमपी में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव से पहले वचन पत्र को लेकर घमासान। भाजपा से पहले वचन पत्र जारी करने की तैयारी में कांग्रेस। वचन पत्र पर कांग्रेस भाजपा में जारी तू मैं। पुरानी पेंशन, किसान कर्ज माफी का दांव छेड़ सकती है कांग्रेस। वचन पत्र पर एक दूसरे से सवाल कर रहे शिवराज और कमलनाथ। विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का समय ही शेष रह गया है। इससे पहले कांग्रेस वचन पत्र को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज का कहना है कि कांग्रेस अपने वादों पर चलने वाली पार्टी है। जनता से राय लेकर वचन पत्र बना रहे हैं। बहुत जल्दी इसे तैयार कर भाजपा से पहले जारी करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने वादों पर चलने वाली पार्टी है। हमारे सर्वाधिक वादे तय हैं, जनता जानती है। पिछले कुछ वादे जो हमें समय ना मिलने की वजह से रह गए, उनको भी हमें पूरा करना है। और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो जनता से राय लेकर बनाया जा रहा है। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से पहले हम जारी भी कर देंगे। एक और कांग्रेस जहां कमलनाथ को कमिटमेंट वाला नेता बता रही है, तो वहीं भाजपा ने वचन पत्र को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा, कांग्रेस के धोखा पत्र से कुछ नहीं होने वाला। जनता पहले ही धोखा खा चुकी है, इसलिए अब दोबारा नहीं खाने वाली। कांग्रेस के पास खेलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। पूरा प्रदेश कह रहा है कि अपनी तरक्की को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अब कांग्रेस की काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। वह काठ की हांडी जिसे हम धोखा पत्र कहते हैं। वचन पत्र तो पहले भी जारी किया आपने जितनी बातें कही सब झूठ निकली। आपने वो चमत्कार किया कि लिख के धोखा दिया मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश का नागरिक जागरूक है, शिक्षित है, वो कांग्रेस की करतूतों को जानता है। वे एक साल पहले धोखा पत्र जारी करें, एक महीने पहले जारी करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। जहां वोट शेयर बीजेपी का कांग्रेस से ज्यादा बड़ा था, तो वहीं कांग्रेस की अधिक सीटें बीजेपी से ज्यादा आई थी, जिसके बाद जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन एक बड़े सियासी घटनाक्रम के बाद सत्ता से जो है कांग्रेस को जाना पड़ा और विपक्ष में एक बार फिर भेजना पड़ा। राजनीतिक पंडितों की माने तो उसी तरह जो है इस बार भी चुनाव काफी नजदीक देखने को मिलेंगे और बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को ही अपनी जमीन पर काफी पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जो वचन पत्र हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, वो काफी अहम रोल चुनाव में निभा सकते हैं। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IND 24 भोपाल। तो ये खास पेशकश इसीलिए थी ताकि आप ये समझ सकें कि वो कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिसे शामिल किया जा सकता है इस बार के चुनाव के मैनिफेस्टो में। दोनों ही पार्टियां इस बात का ध्यान रखेंगी। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। आशीष दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। देवदत्त दुबे साहब का भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राहुल रंजन साहब का भी बहुत स्वागत है। आप समस्त महानुभावों का बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। देवदत्त जी, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस ने अभी से हामी तो भर दी है कि हम पहले मैनिफेस्टो को जारी करेंगे, बीजेपी से पहले जारी करेंगे,
मुद्दे कौन से प्रमुख हो सकते हैं जिसे कैच करने की कोशिश कांग्रेस की रहेगी? देखिए, चुनावी राजनीति में घोषणा पत्र का एक अहम रोल बरसों तक रहा जी। लेकिन जैसा हुआ कि वादा खिलाफी हुई, तो कई बार लोगों ने कहा कि आपने घोषणा पत्र में कहा था और आपने सरकार में आने के बाद पूरा नहीं किया। जी। तो फिर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया। मतलब उसका रूप बदल के ले आए कि आप अब हम जो कहेंगे, जो वचन देंगे वो पूरा करेंगे, जो संकल्प करेंगे हम वो पूरा करेंगे। तो एक नए रूप में लेके आए। और कितने चुनाव हो रहे हैं जो देख रहे हैं हम विभिन्न राज्यों में कि वो लोग केवल घोषणा पत्र पे जीत रहे हैं। खासकर बहुत चीजें, जैसे पिछली बार कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के पास, जिसने सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अभी कई जगह उन्होंने कहा कि हम 1 रुपए में थाली भोजन देती थी, वो अम्मा चली गई। तो वहां ये दिल्ली में आपने देखा, पंजाब में देखा। तो ये राज्यों में आजकल जो रेवड़ी बांटने का वैसे तो विरोध हो रहा है, लेकिन रेवड़ी बांटने और रेवड़ी की अपेक्षाएं दिखाना ये वोट का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। वोट कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, लेकिन उस पर आप विश्वास कैसे करें, इसलिए वचन पत्र और संकल्प पत्र नए रूप में आए हैं। और कांग्रेस तो 2 चीजों पर ही फोकस कर रही है। एक तो वो प्रत्याशी चयन पर कर रही है, दूसरा घोषणा, उसके जो वचन पत्र जिसको वो कहते हैं उस पर फोकस कर रही है। क्योंकि 2018 में इन्हीं 2 बिंदुओं पर काम करके वो सरकार में आ गए थे। तो बड़े बड़े इवेंट भाजपा जैसे तो वो नहीं कर पा रहे। भाजपा चूंकि सरकार में है तो उसके हर महीने 2-4 बड़े कार्यक्रम होते हैं, कभी ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जैसे आज सतना में हुआ। तो अब कांग्रेस छोटे छोटे अपने, एक तो थोड़ा बूथ की मजबूती का, मंडलम सेक्टर का, प्रत्याशी चयन और घोषणा पत्र पर, जो वचन पत्र पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि हम किन किन मुद्दों को लेके जाएं जनता के बीच, जिससे हमें वोट मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बहुत अहम बात आपने बताई। आशीष जी, आपको क्या लगता है, दोनों पार्टियां यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं वाली भूमिका में है? बहरहाल कांग्रेस के पास तो हम यही कह सकते हैं कि अब कुछ भी खोने जैसा नहीं है, करो या मरो वाली भूमिका है। बहरहाल मैनिफेस्टो पर जो सियासत चल रही है उसमें कांग्रेस अपने आप को थोड़ा आगे बता रही है बीजेपी से। प्रतिपक्ष के नाते कांग्रेस को तो ये जिम्मेदारी है कि वो पहले अपना जो भी विजन है या जो चीजें रखे। और पिछले कुछ चुनाव में ऐसा हुआ भी है कि कांग्रेस ने शुरू से ही अपने वचन पत्र या अपने जो भी इरादे हैं वो प्रकाशित किए हैं या लोकार्पित किए हैं या जनता के सामने रखे हैं। तो इस बार तो काफ़ी काम भी चल रहा है, काफ़ी बैठकें भी हो रही हैं वचन पत्र को लेकर के। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वचन पत्र, देखिए, और एक इसमें ये बात भी 2018 में भी कांग्रेस अपने 1-2 ऐसे वचन थे जिसके सहारे, जो उसके लिए गेम चेंजर साबित हुए थे और वो सत्ता में आई थी। इसमें सबसे बड़ा तो किसान कर्ज माफी वाला मामला था, जो बड़ा क्लिक हुआ था वो मुद्दा। और इस बार भी उसने किसान कर्ज माफी को तो आगे रखा ही है, साथ साथ उसने कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो भी सामने रखी है और वो इरादा भी जाहिर किया कि उसको लेके आएंगे। तो इन दोनों चीजों को लेकर भाजपा को निश्चित रूप से थोड़ी सी असुविधा होगी इन चीजों में, क्योंकि ये ऐसे वादे हैं जो बहुत लोगों को छूते हैं, सबको प्रभावित करते हैं। और कर्मचारियों में जो असंतोष है देश भर में, और उसको लेकर, इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, और हिमाचल सरकार ने ये वादा किया था वो लोग सत्ता में आए, सॉरी हिमाचल में कांग्रेस ने वादा किया था वो सरकार में आए। तो ये जो चीजें हैं, ये इसमें अब देखिए, जो अगर हम इसमें थोड़ी सी बात कर ले किसान, ये एक ओल्ड पेंशन वाली, इसमें भाजपा के सामने बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि केंद्र सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसने पहले कह दिया है कि किसी भी स्थिति में ओल्ड पेंशन लागू नहीं की जाएगी। तो भाजपा शासित जो राज्य हैं, वहां जहां चुनाव होने, वहां पे मुख्यमंत्री जो है इस मामले पर उनको एक कोई नई चीजें रखनी पड़ेंगी। तो इसलिए बीजेपी ने, देखिए, अभी प्यारी बहना वाला, जो लाडली बहना वाला जो एक वो शुरू किया है स्कीम। एक वक्त में जब शिवराज सिंह चौहान जब दूसरा चुनाव लड़ने जा रहे थे अपना, पहली बार मनोनीत होने के बाद, तब लाडली लक्ष्मी योजना एक गेम चेंजर साबित हुई थी। उस तरह से उन्होंने इसको डिजाइन किया है, शायद उनका ये। तो मुझे लगता है कि जो संघर्ष होगा, चुनावी संघर्ष, वादों का संघर्ष, इसमें एक ये लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना और बहना वाली योजना, तीर्थ यात्रा कांग्रेस बीजेपी की, और इधर ये किसान कर्ज माफी और कर्मचारी,
ये ऐसे 2-4 मुद्दे होंगे जिन पर बहुत दारोमदार होगा कि वो कितना प्रभावित कर पाएंगे, और इसी पर मुझे लगता है ये पूरे वर्ग को छूने वाले मुद्दे दोनों तरफ से। तो मुझे लगता है इस पर पूरा जो है एक बड़ा मैंडेट लोगों का आ सकता है। लेकिन इसमें एक बस चिंता ये है कि सरकारें जो भी वादे करें, एक तो उसे पूरा करें, और दूसरा कभी ऐसा ना हो, जो भी पार्टियां वादा करें सरकार में आने के बाद कभी ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए जो वादे किए गए उसका बोझ दूसरे वर्ग पे पड़ने लगे जी। ये देख के करे, खजाने को देख के करे तो सब ठीक है, वरना स्थितियां जो होती हैं हम सब समझते ही हैं कि क्या हालत होती है। अहम बात, बहुत अहम बात आपने कही है। रंजन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। किसान का जिक्र तो आशीष जी ने कर दिया, एक और फैक्टर था जिसने कांग्रेस को सत्ता में भले ही फुल मैंडेट के साथ वापसी ना कराई हो, लेकिन 1.5 साल ही सही पर सत्ता तो उन्होंने चलाई थी, और सत्ता लगभग कांग्रेस यही कहती है कि हमें मिली थी। वो फैक्टर था युवाओं का। आपको क्या लगता है, अब जो युवा अपने 5 साल पूरे कर चुके हैं, इस 5 साल में उन्होंने कुछ परीक्षाएं, अगर एमपीपीएससी का हम जिक्र करें तो हर साल की दफा नहीं हो पाई, और जो हुई वो भी अभी घेरे में है, इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, मेंस हो चुके हैं तो लड़के इंटरव्यू की तैयारी करें, मतलब पसोपेश में पूरा मामला है। एमपीपीएससी सिर्फ एक नजीर है, अन्य कई भर्ती परीक्षाओं की भी लगभग ऐसे ही हाल है। हालांकि बड़ी घोषणाएं हुई है, 1 लाख भर्तियों की घोषणाएं हुई है, बहुत बड़ा ये आंकड़ा होता है, पर इसे पूरा करने में सरकार को कितने पसीने, मतलब कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सरकार को इसे जमीन पर उतारने के लिए, क्योंकि युवा भी नजर अपनी बनाए हुए हैं। एक चीज है जी, आप ये समझे कि जो वचन पत्र है किसी भी राजनीतिक दल का एक ऐसा महाकाव्य है जिसको कोई पढ़ता नहीं, जी, सिर्फ सारांश ही पढ़ा जा सकता है इसका। अहम तो बात जो आपने कह दी। आपको इस शुरुआती दौर में जी, जो जी, मिल जाता है वही पढ़ सकता है आदमी। बिल्कुल। और दूसरी सामाजिक परिवेश में आपको ये बताऊं कि जी। एक ऐसा बंधन है जो शादी के वक्त 7 फेरे में जो वचन लिए जाते हाँ। वो जीवन भर कभी पूरे नहीं होते, उनमें से कोई ना कोई कम रह जाते हैं। ये जी। सामाजिक अवधारणा को भी देख लीजिए और सांस्कृतिक अवधारणा को भी देख लीजिए, तो मैनिफेस्टो इसी में चल रहे हैं सारे राजनीतिक दलों के। इन मुद्दों की आप बात कर रहे हो कि युवाओं को लेकर के, पेंशन को लेकर, कर्मचारियों की दिक्कत को लेकर के, ये सारी मौजूदा स्थिति में ज्यों की त्यों है। भारतीय जनता पार्टी भले अपनी मैनिफेस्टो में इनको ला करके खड़ा करने की, इनको लाभ देने की स्थिति में कह जरूर देगी, लेकिन भरोसा यहाँ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जी, जी। आप पिछला चुनाव भी उठा करके देखिए तो पिछला चुनाव बहुत बड़े वादे पर कांग्रेस ने नहीं जीता था, किसान को लेकर के जीता था। बस एक ही मुद्दा बहुत अच्छा था जिसमें कांग्रेस लीड कर गई थी। अब आप उठा करके देखिए कि अब कांग्रेस के पास में, आशीष जी भी सही कह रहे थे कि उसके पास न लुटने को है न कुछ बचा हुआ है कांग्रेस के पास, तो हाशिए पे चली गई कांग्रेस है। लेकिन उनके पास अभी दम बची हुई है। दम इस बात की बची हुई है कि युवा जो है बिल्कुल इस समय खिन्न हालत में है। युवाओं को कोई हालत मतलब सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए। कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया है कि यदि सत्ता में आते हैं तो बेरोजगारों को या बेरोजगार युवाओं को फंडिंग की जाएगी या उनको मतलब आप कह दीजिए कि उनके खाते में राशि डलेगी, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल पर जहां जहां सरकारें हैं वहां उठा के चल रही है वो है पेंशन वाला मामला। पेंशन, वृद्धावस्था जो रिटायर हो जाते हैं सरकारी कर्मचारी, उनको जो पेंशन का मामला है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि हम उनको नहीं देंगे पेंशन। लेकिन ये मामला सामाजिक रूप से इतना बड़ा मामला है कि एक व्यक्ति जब सरकारी नौकरी से बाहर हो जाता है, तो सरकारी नौकरी से जब रिटायर हो जाता है तो उसके परिवार में मुख्य रूप से जो पत्नी होती है उसका लालन पालन, मतलब उसका जीवन किस तरीके से कटेगा ये पेंशन पर ही निर्धारित होता है। यदि पेंशन नहीं मिलेगी तो सामाजिक स्थितियां उसकी इतनी बिगड़ जाती है कि घर में बच्चे भी उसको नहीं पूछते, तो ये स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो यहाँ कांग्रेस लीड कर सकती है। इसका तोड़ इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक नया तुक्का छोड़ा है जो लाडली बहना योजना है, ये हिट कर सकता है। ये किस हद तक हिट करेगा चुनाव में ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी किसी के खाते में पैसा नहीं आया। अब रह गई बात किसानों की, तो किसानों की स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं की जा सकती। अब किसान कारपोरेट सेक्टर में चला गया। आप एक उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या, एक बहुत बड़ा शगुफा छोड़ा गया था कि
खेती जो है लाभ का धंधा होगी। खेती लाभ का धंधा नहीं हुई, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से किसान पलायन की स्थिति में आ गया। उनको वो मुनाफा नहीं मिल पा रहा, वो लाभ नहीं मिल पा रहा, न मंडियों से बिचौली अलग हो पाए हैं, न उनको इस तरीके से न खाद मिल पा रही है सही तरीके की, ना बीज मिल पा रहा है, लूटा हुआ है। हर सहकारी बैंकों के साथ में कर्ज से लदा हुआ किसान है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस को लीड दे सकती हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी चूकती हुई दिखाई दे रही है। ये अहम बात आपने कही है, बिल्कुल बिल्कुल। देवदत्त दुबे साहब, ओपीएस का जिक्र रंजन साहब ने भी किया। ओपीएस के बलबूते तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ओपीएस को लागू करने का फैसला किया है। हालांकि हम जानते हैं कि उसमें केंद्र की रजामंदी बहुत जरूरी है। केंद्र की रजामंदी के बिना आप ओपीएस को मतलब एक कहेंगे कि उस तरह से लागू नहीं कर पाएंगे। पर थोड़ा सा अगर हम अतीत में जाएं, ठीक है, अटल सरकार ने ओपीएस को बंद किया था, पर सर 10 साल यूपीए की सरकार थी और देश के लगभग सबसे बड़े अर्थशास्त्री आदरणीय मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे। 10 साल में यूपीए ने ओपीएस को बहाल नहीं किया। अब कांग्रेस की सरकारें ओपीएस को बहाल करने का राग छेड़ रही है, तो कुछ अलग आपको नजर नहीं आता इसको लेकर? ओल्ड पेंशन स्कीम जिस पर चर्चा बहुत हो रही है। देखिए, जरूरत के हिसाब से राजनीतिक दल अपने वादे वचन ये सब बदलते रहते हैं। अभी उनको लग रहा है कि कैसे हम वोट ली जाए, जिस चीज की नाराजगी होती है समाज में उसी को वो अपने घोषणा पत्र में शामिल कर देते हैं। तो अभी जो पेंशन की मांग को लेकर जो बहुत लोग आंदोलनरत हैं, उन्होंने कहा हमारे घोषणा पत्र में ना, पिछली बार देखा ना आपने, कोई अतिथि शिक्षकों के मंच पे जा रहा है, कोई सबकी, वो तो आप अभी जो मांगो, मरता क्या ना करता की स्थिति रहती है चुनाव के समय। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह दलों ने अपने घोषणा पत्र के नाम बदले हैं, थोड़े से उसका स्वरूप बदला है, चुनाव आयोग को भी अब मुझे लगता है कि थोड़ा स्वरूप बदलना चाहिए। कि जिस तरह हम कहते हैं कि जिसको उपभोक्ता फोरम में हम जाते हैं कि यदि आपने ये लिखा है और वो क्वालिटी या क्वांटिटी उस वस्तु में नहीं मिल रही, तो हम उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। ऐसे अब चुनाव आयोग को एक नियम बनाना चाहिए कि जो आप घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र में कह रहे हैं, और यदि आप सरकार में आने के बाद उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ना आगामी दिनों आपको चुनाव लड़ने से या घोषणा पत्र जारी करने से प्रतिबंधित किया जाए। क्योंकि जब तक हम कुछ उस पर नहीं लेंगे तो कोई कुछ भी कहेगा। अभी तो आसमान से तारे तोड़ने की बात होगी, क्योंकि हमें वोट चाहिए। और सरकार में आने के बाद आप देखते हैं कि कैसे फिर याद दिलाना पड़ता है बार बार जिनको भी, जो लोग वोट देते हैं। तो ये इस तरह का यदि एक कानून बन जाए कि आप ये प्रावधान भी बताएं कि हम आएंगे सरकार में तो कौन सा जो हम इशू ले रहे हैं उसको कहां से पूरा करेंगे, और यदि आपने 5 सालों में नहीं किया तो फिर आपको आगामी चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने का अधिकार नहीं रहेगा। आप इसी घोषणा पत्र पे अगला चुनाव भी लड़िए। जो एक बार वोट आप ले चुके हैं, जब तक उसको पूरा नहीं कर रहे तब तक नहीं करिए। बहरहाल जब ये मुद्दे होते वक्त और समय के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, किस परिस्थिति में क्या। अभी तो बीजेपी जैसे वोट लेने के लिए उन्होंने 1000 वो लाडली बहना योजना शुरू की है। एक वो उम्र बढ़ा रहे हैं कर्मचारियों की शायद सेवानिवृत्ति की, और दूसरा पेंशन के मामले भले ही अभी तक वो स्ट्रिक्ट है। यदि परिस्थितियां चुनाव तक सही नहीं हुई, अनुकूल नहीं हुई, तो हो सकता है इसमें बीजेपी फैसला ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। 3-4 राज्यों में हो चुकी है चूंकि स्वीकृत। तो ऐसे में कुल मिला के यही देखते हैं दल के हम वोट कहाँ से मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वोट के लिए वो कुछ भी कहेंगे और करेंगे। बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कई दफा पार्टियों के पास ये जो मैनिफेस्टो बनाने के लिए एक अच्छी खासी टीम भी रहती है जो ऑब्जर्वेशन का काम करती है, और फिर जमीन से लेकर चीजें आती है कि देखिए इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। होती है ना, प्रत्येक दल में समिति बनती है। अब कांग्रेस में राजन सिंह की अध्यक्षता में है जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है, तो वो तो और सुझाव भी ले रहे हैं। बीजेपी भी ये कई बार लेती है कि आप अपने सुझाव दो हमें चुनाव के समय घोषणा पत्र बनाने के लिए। तो ये तो ठीक बात है कि आप सुझाव लो, लेकिन वही घोषणा पत्र, वचन पत्र, संकल्प पत्र में शामिल करें जिसको आप कर सकें। क्योंकि ये तरह से ठगी है। यदि आपने जिस बात को कहा बिल्कुल सरकार में आने के बाद पूरा नहीं किया, तो ये एक तरह से ठगी है। ये इसको बहुत अच्छी बात में जाना आपने कही है। दुबे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
एक ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं मैनिफेस्टो को, क्योंकि जो बात रंजन साहब ने कही वो बिल्कुल सही है कि कोई पूरा तो नहीं पढ़ता, लोग सार चाहते हैं, प्रमुख प्रमुख पॉइंट्स जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बात तो सही है। को ना इतना कोई लेना देना है कि उनकी क्या शब्दावली है, क्या है, वो तो मोटे तौर पे बॉटम लाइन उनको जानना है कि इससे होगा क्या जी। उसका वो जो भी भावार्थ अपने हिसाब से लगाते हैं और प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं। तो अब जो ये आमतौर पे देखा भी गया है कि जो घोषणा पत्र आते हैं वो बड़े, उससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आम आदमी समझ ना पाए। कोशिश ये की जाती है दोनों ही दलों की कि वो ठीक से लोगों को समझाया जा सके, लेकिन उन डिपेंड करता है कि उनका प्रचार या उन अपनी घोषणाओं की ब्रांडिंग दोनों दल कैसे कैसे करते हैं, इस पर निर्भर होता है वो कैसे लोगों के मन में उतरती है। तो इसके लिए देखिए, अब जैसे जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उसके पास बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो घोषित अघोषित परोक्ष अपरोक्ष रूप से उनके लिए मददगार होती हैं, उनकी नीतियों का, उनकी योजनाओं का विश्लेषण करने में और उनको जनता के सामने लाने में। तो ये एक अपर हैंड हो जाता है सत्तारूढ़ दल का, और उनको पता भी होता है कि क्या कर सकते हैं हम और क्या नहीं, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें। विपक्ष जो होता है वो सिर्फ अपने मैदानी अनुभव से, तजुर्बे से, पॉलिटिकल जो भी उनकी रणनीति हो उस तरह से घेरने की कोशिश कर पाता है। तो फर्क बस यही होता है। लेकिन हर चुनाव में सबसे पहले विपक्ष का जो घोषणा पत्र होता है उस पर सबसे ज़्यादा गौर किया जाता है। वो एक ऐसा घोषणा पत्र होता है कि जिसमें कुछ ना कुछ नया लोगों को मिल जाता है। और सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में आज 18 साल से भाजपा की सरकार है, तो वो क्या नया करेगी बहुत ज़्यादा। उसके साथ है क्योंकि तो रोज़ एक घोषणा करती है, रोज़ एक काम करती है, रोज़ शिलान्यास लोकार्पण हर जगह होते हैं। तो ये जो है वहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो उस वक्त में समझ में आता है कि वो जनता को कितना प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश में जो अभी मैंने जिक्र भी किया था कि जो ये लाडली बहना वाली जो योजना है, अब आप इसकी थोड़ी सी टाइमिंग देखिए, इसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी सरकार चाहेगी कि उसकी योजना ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो, तो 10 जून से वो लोग अभी जो है कि 10 जून से खाते में पैसा डालना शुरू करेंगे। तो जून से जुलाई अगस्त जाहिर है 3-4 महीने लगेंगे, और ये वो समय होगा जब चुनाव बिल्कुल आ चुका होगा या घोषित हो चुका होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये राजनीति को बड़ा मोड़ती हैं, नए नए मोड़ देती हैं। तो अब ये देखा जाएगा कि देख सकते हैं हम कि इसमें कांग्रेस के साथ पर पूरा दारोमदार है कि उसके जो सीनियर नेता हैं वो कैसे उसको मुकाबला करेंगे। रंजन साहब, आपके पास में आना चाहूंगा अंतिम प्रतिक्रिया के लिए, आपकी प्रतिक्रिया पे इस कार्यक्रम का समापन। जी देखिए, मैनिफेस्टो से कोई, मैं पहले भी कहा कि मैनिफेस्टो से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो तीर में तुक्का लगता है, कोई स्लोगन चल जाता है। आपको याद होगा साइनिंग इंडिया का स्लोगन नहीं चल पाया था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बच पाई थी। अब नमो चल गया तो मोदी जी की सरकार केंद्र में बन गई। तो ये कौन सी योजना को पकड़ लेगी जनता और कौन सी योजना हिट हो जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में से कोई भी एक ही मुद्दे पर लेकर के आके चुनाव केंद्रित हो जाएगा। जो हिट हुआ, जिसको पब्लिक ने पसंद किया, वो अपनी सरकार बना लेगा, उसका मैनिफेस्टो जीत जाएगा। बाकी चीजें छोड़ दी जाएगी, बिल्कुल फिनिश है। बाकी मैनिफेस्टो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। वो उसमें आपने 3000 वादे किए हैं या 300 वादे किए हैं, उसमें से एक वादा किसी का भी हिट करेगा, या भारतीय जनता पार्टी का हिट करे या कांग्रेस का हिट करे। बाकी पूरी रामायण आप छोड़ दीजिए, कोई नहीं पढ़ेगा रामायण को। सिर्फ एक मुद्दा, यदि युवाओं को जीत लिया तो युवा निकाल देगा, पेंशनधारियों को जीत गया तो पेंशनधारी निकाल देगा, सरकारी कर्मचारी जो दुखी पड़े हुए हैं, दैनिक वेतन भोगी, निकायों के जो कर्मचारी हैं जो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, जो कांग्रेस के जमाने में दैनिक वेतन भोगी हटा दिए गए थे, यदि वही तीर में तुक्का चल गया तो कांग्रेस निकल जाएगी। लाडली लक्ष्मी, बहुत अहम बात आपने कही है। बहनाएं खुश हो गई तो फिर बहनाएं खुश हो गई तो 150-50 वाला रेशो है। एक चला ही हुआ है मामला, ये आधी आबादी आधी जीत कांग्रेस ने दिया था, तो आधी यहाँ भारतीय जनता पार्टी यदि लाडली बहना पे कमांड कस लेगी तो जी। अब ये अहम बात होगी, कौन पार्टी किस मुद्दे पर फोकस करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। तो मैनिफेस्टो पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अहम बात यही है कि कौन सा मुद्दा जनता को हिट करेगा, और अगर वो मुद्दा हिट कर गया तो पार्टियों को भी हिट हो जाना है, क्योंकि मैनिफेस्टो पर बहुत कुछ टिका होता है। चुनाव का तो दारोमदार टिका होता है। बाखबर में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।